हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम ये देखेंगे कि एक पार्टिकल सर्कल में घूमता क्यों है। ठीक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। हम लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाता है, ये हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। ठीक है, वो सभी को दूर करने के लिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है ना, देखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, एंड देखेंगे हम कि एक पार्टिकल सर्कल में घूमता क्यों है, रीजन क्या है, एंड अगर घूमता है तो उसके लिए क्या क्या फोर्स चाहिए। एक्चुअली उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए ना, सेंट्रीपेटल फोर्स बाद में आता है ना पहले से आता है, क्यों घूमता है, घूमने के बाद, समझ रहे हो, ये सारा चीजें आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे कि व्हाई ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखिए, पहला बात, सर्कुलर मोशन बोल के हमारा एक टॉपिक है, एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, वो मोशन इन ए प्लेन में भी है एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी है। ठीक है, तो इसको ना हम आज देखेंगे कि सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल घूमता क्यों है। देखिए, पहला बात, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हमने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, भाई सबने पता है सबको कि न्यूटन का लॉ है बोल के 3। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान से सुनिए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ क्या था रे भाई, कि अगर एक बॉडी है रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक ना, जब तक उसको बाहर से फोर्स नहीं मिल जाता। ठीक है, एंड दूसरा बात हमने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ में कि जब आपको बाहर से फोर्स मिलेगा उसका मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। अगर मास कांस्टेंट होता है, बात समझिए, अगर मास कांस्टेंट होता है तो हमने पढ़ा एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ध्यान से समझिए, अरे भाई, अगर आप पहले से ही इसमें फोर्स देंगे तो ही उसमें एक्सीलरेशन आएगा। आप फोर्स ना देके एक्सीलरेशन नहीं आता। जब आप बाहर से फोर्स देंगे उसमें क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। जो नेट फोर्स होता है, ये जो नेट फोर्स होता है, अगर मास कांस्टेंट होगा तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा। थर्ड लॉ तो सबको पता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका मतलब भी ना पता हो तो ये जो लाइन है सबको पता है भाई। ठीक है, तो बात ये है, हम अभी देखेंगे कि ये जो पहला बात समझिए भाई, मास ना, मेरे में मास पहले से है। एक बॉडी तभी होता बने, मतलब एक बॉडी, आप एक बॉडी क्यों अगर बोलोगे कि ये बॉडी है, इसका मतलब भाई इसमें मास है एंड ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हमने ऐसे पढ़ा कि मैटर इज, मतलब एक सब्सटेंस ऐसा होता है, उसको मैटर आप तभी बोलोगे जब उसमें कुछ मास होगा एंड वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो भाई मास तो पहले से है ही। ठीक है ना, तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। पहले कभी भी एक्सीलरेशन नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, मैं बोल रहा हूं जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इसमें एक्सीलरेशन आता है, पहले एक्सीलरेशन नहीं आता। मेरा मतलब समझ रहे हो? आप जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन आएगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए पहले कि अगर मैं इसको देखो इस तरफ फोर्स अप्लाई करूंगा F, तो ये इसी तरफ जाएगा, कितना एक्सीलरेशन? A, बट इसका नेट फोर्स कितना होगा? A इंटू M। तो मैं क्या लिखूंगा, बात समझिए, ये जो MA है इसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है ना? ये F रेस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो? तो हमने क्या पढ़ा? F बराबर M इंटू A। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है? F है। अभी देखिए, लेट हम इस बॉडी का बात करेंगे। लेट मैंने इसको फोर्स दिया F1 एंड इस तरफ फोर्स दिया F2। ये किधर जाएगा रे भाई? ये जाएगा किधर बताइए?
भाई ये जाएगा किधर? देखो F1 जो है वो राइट साइड है, F2 जो है वो लेफ्ट साइड है, तो ये जाएगा किधर भाई? ना जिधर ज्यादा फोर्स होगा, है कि ना, जिधर ज्यादा फोर्स होगा। अभी F1 अगर बड़ा होगा तो जाहिर सा बात है ये जो M है ये राइट साइड जाएगा, है कि ना। तो बात समझिए, ये जब एक्सीलरेशन A में जाएगा, इसका मास जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें नेट फोर्स आएगा। मतलब सुनिए, ये अभी ब्लॉक क्यों जा रहा है, उस तरफ क्यों जा रहा है, राइट साइड ना। F1 बड़ा है तो ये F1 बड़ा है, किससे बड़ा है? F2 से, तो माइनस F2 कितना बड़ा है भाई ना, M में। भाई सुनो, जब आप सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को मिला दोगे, जो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो क्या बोलते हैं जे नेट फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो होता है आपका M इंटू A। समझ रहे हो बात को? मतलब आपने फोर्स सप्लाई किया, जब आप फोर्स सप्लाई कर दिए, सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स है, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो सभी को मिला देने से जो बच जाएगा दैट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? उसका मतलब ये था, ठीक है। तो बात ये है, देखिए अगर बात समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, लेट इस तरफ मेरा F1 है, इस तरफ मेरा F2 है एंड इस तरफ मेरा F3 है, तो ये जा किधर है? लेट राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो राइट साइड अगर जा रहा है, कितना फोर्स से जा रहा है? अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे में फोर्स कितना है ना, मेरा मास इंटू मेरा एक्सीलरेशन। समझ लो, बट वो जो मास इंटू एक्सीलरेशन आया वो किसके वजह से आया वो हमें देखना है। समझ रहे हो ना? तो ये देखो, अगर ये जा रहा है राइट साइड तो ये कितना नेट फोर्स से जाएगा? MA। ये MA का रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है ना? देखो ये उधर राइट साइड ही क्यों जा रहा है? क्योंकि देखो राइट साइड जो फोर्सेस होंगे वो बड़ा होगा, तो कौन है ना? F1 भी है, F2 भी है, ये दोनों राइट साइड है, ये दोनों को मिला देने से जो आएगा वो दोनों जो आएगा इससे ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना भाई? ये दोनों को मिलाने से जो आएगा इससे ज्यादा होगा, तभी ना इसीलिए उधर जा रहा है। अगर ये बड़ा होता ये दोनों से, ये ब्लॉक तो लेफ्ट साइड जाता, तो क्या लिखेंगे? माइनस F3 बराबर MA। अरे भाई कुछ समझ पा रहे हो मेरा बात? हाँ कि ना? पहले ये समझो कि मेरे पास जो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसमें पहले हमारा एक्सीलरेशन नहीं आता, पहले हम फोर्स देते हैं, फिर मेरा एक्सीलरेशन आता है। जब बॉडी मूव करता है उसमें नेट फोर्स क्या होता है? उसका मास इंटू उसका एक्सीलरेशन। ये पहले दिमाग में आप रख लीजिए। अभी हम देखेंगे कि बॉडी सर्कुलर मोशन में क्यों घूमता है। समझ लो बात को? अभी देखिए, बॉडी सर्कल में घूमने का रीजन क्या है ना। पहला बात, एक बॉडी सर्कल में जब भी घूमेगा उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक बॉडी ऐसे ही सर्कल में नहीं घूमता। अगर मैं बोलूंगा एक पार्टिकल यहां पे ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा एक पार्टिकल यहां पे सर्कल में घूम रहा है, लेट ये जो है M मास है, ये सर्कल में घूम रहा है, ये सेंटर है, ठीक है भाई। ये ना ऐसे ही सर्कल में नहीं घूमेगा, मेरा बात समझिए। लेट ये जो है रेडियस R है, ठीक है। ये सर्कल में घूमने के लिए इसको मिनिमम एक फोर्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक फोर्स चाहिए, एंड दैट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट्स ओन वेलोसिटी। मतलब सुनो, अगर मैं ऐसे सीधा जा रहा हूं, मैं ऐसे सीधा जा रहा हूं तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन इस लाइन में है। अगर मेरे में एक फोर्स आएगा जो कि मेरे को मेरा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होके काम करेगा, तभी जाके मैं सर्कल में घूमने का चांसेस है ना। नहीं समझ लो है मेरा बात? मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल सर्कल में क्यों घूम रहा है
ना, बिकॉज इसके पास ऐसा एक फोर्स होगा जो इसका वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा। अगर मेरा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होके एक भी फोर्स नहीं होगा तो मैं कभी भी सर्कल में नहीं घूम सकता। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूं, सुनो, ये पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा ऐसे होता है, जब भी सर्कल में पार्टिकल घूमता है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर ये ऐसे सर्कल में घूमेगा तो इसको एक फोर्स चाहिए। ध्यान से समझो, देखो ये सर्कल में घूम रहा है, मैं बोला कि लेट बॉडी का जो वेलोसिटी है वो ऐसा है, एंड इसको मैं क्या बोला कि जब तक इसको परपेंडिकुलर होके फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये सर्कल में घूमने का चांस ही नहीं है। तो ऐसा एक फोर्स चाहिए, या तो ऐसा एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो। बात समझ रहे हो ना मेरा? तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, ये अगर वेलोसिटी है, अगर यहां पे एक फोर्स है लेट F1, या तो ऐसा एक फोर्स है F2, ऐसा एक फोर्स है F3। तो यहां पे मैंने तीन फोर्स लिया, हाँ कि ना, F1, F2, F3। अब मेरे को बताइए ये तीनों में से कौन सा फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है ना। वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कौन है, F1 है, और कौन है, F2 है। समझ रहे हो? बट F3 जो है वेलोसिटी के अलोंग है, पैरेलल टू वेलोसिटी है, तो ये F3 कभी भी उसको हेल्प नहीं करेगा सर्कल में घूमने के लिए। सर्कल में घूमने के लिए कौन हेल्प करेगा, जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे कौन ऐसा फोर्स है जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है ना, एक है F2 और एक है F1। भाई समझ रहे हो मेरा बात? तो यहां पे अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो इसको कौन कौन हेल्प करेगा सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए ना, F2 एंड F1। भाई समझ रहे हो? जो ध्यान से समझो, जब बॉडी सर्कल में घूमेगा तब बॉडी में सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, पहले सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं आता। अरे सेंट्रीपेटल फोर्स एक नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। जैसे आपको बोला गया पहले अगर आप बॉडी को फोर्स दोगे तो एक्सीलरेशन आता है, फिर वो कितना नेट फोर्स से घूमता जाता है, m इंटू एम। वैसा ही है, अगर एक पार्टिकल, इस बात समझो, अगर एक पार्टिकल का वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करके हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो नेट फोर्सेस का, बात समझो, तो जो सारे फोर्सेस, बात समझिए, जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा वो सबका जो रिजल्टेंट होगा उसको जब आप रिजल्टेंट फोर्स लाएंगे दैट विल बी योर सेंट्रीपेटल फोर्स। मेरा बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कौन है, F1 है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर और कौन है, F2 है। तो ये दोनों के वजह से ही वो सर्कल में घूमेगा, एंड ये दोनों के वजह से ही उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा। क्या आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है ना, m इंटू SC बराबर mv²/r। अरे भाई ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स के वजह से आता है। समझ रहे हो बात को? लाइक मेरा वेलोसिटी को जब एक फोर्स परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स को लाएगा। जैसे कि मैंने यहां बोला, जब मैंने ये बॉडी को फोर्स अप्लाई किया तो इसमें ma आया। वैसे ही अगर बॉडी का वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होकर एक फोर्स काम करेगा देन वो फोर्स जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है वो सेंट्रीपेटल फोर्स को लाएगा। फिर जब सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, एक काम करेगा, तो बॉडी सर्कल में घूमेगा। So which are the forces which are responsible for the circular motion? Now only those external forces are responsible for the circular motion which are perpendicular to the velocity of the body. ना नहीं समझिए, नोट लिखेंगे। Only those external forces are responsible for the circular motion for the centripetal force which are perpendicular to the velocity of the body. समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, है कि ना? तो ये दिमाग में रखिए पहले कि जो
जो जो फोर्सेस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा उनका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंटर किधर रहेगा? अगर ये सर्कल में घूमेगा, ध्यान से समझो, अभी देखो ये वेलोसिटी को ये F2 परपेंडिकुलर F1 परपेंडिकुलर, तो ये सर्कल में घूमेगा, तो घूमेगा तो इसका सेंटर किधर रहेगा वो भी तो जरूरी है ना। देखो अगर ये F2 बड़ा होगा तो F2 के तरफ सेंटर रहेगा, समझ लो, ये सेंटर होगा। कब होगा? जब F2 ग्रेटर देन F1 होगा। जब F1 ज्यादा होगा तो F1 के तरफ सेंटर रहेगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? इसका मतलब यहां पे भी इस तरफ एक फोर्स होगा, इस तरफ सेंटर के तरफ एक फोर्स होगा। अरे भाई जिधर ज्यादा फोर्स होगा, देखो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होके काम करेगा अगर फोर्स, तो सर्कल में घूमेगा। सोचो ये मेरा वेलोसिटी है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, समझ रहे हो? तो अगर ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, तो सेंटर किधर रहेगा? देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, सर्कल में घूमेगा तो सेंटर किधर रहेगा? ये फोर्स है तो यहां पे सेंटर रहेगा, तो ये ऐसे इसके चारों तरफ घूमेगा। अगर ये वेलोसिटी होगा, ये फोर्स होगा, तो सेंटर किधर रहेगा? यहां पे रहेगा। तो ये क्या होगा? ऐसे चारों तरफ घूमेगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? है कि ना? तो मैं ये बोल रहा हूं, देखो अभी ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं रे भाई, तो इधर एक फोर्स होगा, ठीक है, इधर एक फोर्स होगा, जो फोर्स इसमें m इंटू एफ सी लाएगा। MAC क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे अगर F2 बड़ा होगा F1 से, क्या लिखेंगे ना? F2 देखो इस तरफ होगा m इंटू एस सी, ध्यान से समझो, सेंटर के तरफ MAC होगा, सेंटर के तरफ एक फोर्स होगा, वो बड़ा होगा। जैसे कि यहां पे कौन बड़ा है? F2 बड़ा है। किससे बड़ा है? F1 से, ठीक है, किससे बड़ा है? F1 से। कितना बड़ा है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ समझ पा रहे हो? यहां पे क्या होगा ना? F इक्वल्स टू MSC। अरे भाई क्लियर हो रहा है? वही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है सर्कल में घुमाने के लिए जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा। सेंटर किधर रहेगा ना? अगर एक फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, फोर्स के तरफ सेंटर रहेगा। अगर ऐसे दो फोर्स होंगे या तीन फोर्स होंगे, चार फोर्स होंगे जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, तो जो ज्यादा फोर्स होगा उसी के तरफ मेरा रहेगा क्या ना? सेंटर। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? अभी देखिए, जैसे कि लेट अभी मैं बोलूंगा कि यहां पे मेरे पास एक वेलोसिटी है एंड इस तरफ मेरा एक फोर्स है F, ठीक है, F, इस तरफ मेरा फोर्स है लेट F/2। तो सेंटर किधर रहेगा रे भाई? सेंटर किधर रहेगा बताइए? किधर रहेगा सेंटर है भाई ना? जिधर ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स कौन है? F1 है। देखो F1 F2 दोनों हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लाने में, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। बट सेंटर किधर रहेगा? F1 के तरफ, है कि ना? क्योंकि ये F1 का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। F1 का वैल्यू ज्यादा है, F है, ये F/2 है, तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा ना? F1 बड़ा है किससे? F2 से। देखो अलोंग सेंटर जो होगा वो माइनस उसका अपोजिट में जो होगा वो इक्वल्स टू m इंटू एस। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी फोर्स बॉडी का वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले आप ये दिमाग में रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स पहले से नहीं होता। पहले एक फोर्स आता है जो बॉडी का वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होकर काम करता है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लाता है। अगर ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होंगे जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, तो वो सभी का आप रिजल्टेंट निकालिए। वो रिजल्टेंट जिधर होगा उधर सेंटर होगा, समझिए, वो रिजल्टेंट जिधर होगा उधर सेंटर होगा एंड वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। एंड जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ पा रहे हो रे भाई मेरा बात? इसको अच्छे से दिमाग में रखिए, इसको पढ़िए, इसका एप्लीकेशंस में पढ़ाऊंगा।
लाइक बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बैंकिंग ऑफ रोड को लेके। उस मतलब सेक्शन से बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो इसको रिलेटेड ही है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बैंकिंग ऑफ रोड को लेके, इसको आप अच्छे से देखिएगा। जो जो मैंने पॉइंट्स बोला उसको थोड़ा रिवाइंड करके लिखने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मतलब पहले आता है ना बाद में, पहले फोर्स आएगा, फिर वो फोर्स अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा वही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लाएगा, समझ लो ये बात हो गया। जैसे फिर जैसे बोला गया कि पहले फोर्स आता है फिर एक्सीलरेशन आता है, भाई देखो ये सब बहुत छोटे छोटे बात है, बहुत छोटा छोटा बात होता है एंड बहुत छोटा छोटा बात ही मैटर करता है, ठीक है। ये बेसिक्स जो है आप जब बेसिक्स जानने लगेंगे एंड दिमाग में रखेंगे तो ये आपका जो न्यूमेरिकल्स होगा, न्यूमेरिकल करने के टाइम पे दिमाग में स्ट्राइक करेगा। एंड जब तक दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम है। एंड दिमाग में स्ट्राइक कब करेगा, जब आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, रिवीजन किए होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, समझ लो बात को। चलो थैंक यू, होपफुली आपको ये समझ आया कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।